हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को फुल इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाने वाला है। वैसे इसको मैंने डिटेल में काफ़ी अच्छा डिस्कशन इसका मैंने आपको दे रखा है, देन आप भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो इस क्लास को आप मैराथन क्लास मान सकते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एसिड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, वो आपके खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आप जानते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है, तो ये एक इंडिकेटर होता है जो कि आपका एक सहजीवता रखने वाले लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। एसिड को वाटर में मिलाने पर ये H+ आयन देते हैं। मान लिया हमने एक एसिड ले लिया HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यही एसिड हमारे स्टोमक यानी आमाशय में पाया जाता है। इसने क्रिया की जल के साथ यानी H2O के साथ, तो इसने हमें दे दिया H+ आयन। Cl- आयन एक अलग चीज़ है। H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। आ जाते हैं अम्ल के जलीय घोल विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि अगर आप किसी एसिड को जल में मिला करके उसका जलीय घोल बनाएंगे देन वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? एसिड आपके होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है, लेकिन किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। यानी कि अगर कोई पूछे आपका उत्पत्ति के आधार पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर आपके एसिड 2 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड एंड दूसरा होता है आपका मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को आपका हिंदी में कार्बनिक अम्ल कहते हैं एंड मिनरल एसिड को आपका हिंदी में खनिज अम्ल कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल, इनके नाम से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये वो एसिड होते हैं जो कि हमें प्रकृति यानी नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं, गॉड की तरफ से हमें दिए हुए होते हैं, जो कि हमें पादपों यानी कि प्लांट्स, इसका शुद्ध हिंदी में पादप बोलते हैं पौधों को, यानी कि ये हमें प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। एंड एक होता है आपका एनिमल से यानी कि जंतुओं से भी आपके जो प्राप्त होते हैं वो आपके कार्बनिक एसिड कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। अब खनिज अम्ल यानी मिनरल एसिड जो कि हम प्रयोगशाला में लैब में बनाते हैं, जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित है, मानव निर्मित जितने भी आपके एसिड हैं वो आपके मिनरल एसिड के अंतर्गत आते हैं, यानी कि खनिज अम्ल के अंतर्गत आते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। चलिए H2SO4, वैसे डिटेल में भी इसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर जो है सम ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि कुछ कार्बनिक अम्लों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा पहला है यहाँ पर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, वो मेरी मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती चलती हूँ कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है। फॉर्मिक एसिड होता है आपका, इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको आप बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, ठीक है। मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आपकी चींटी की डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, और बिच्छू वटी भी बोल सकते हैं। बिच्छू वटी एक पौधा होता है, उसकी पत्तियां अगर टकरा जाती हैं देन वहां पर भी आपका, जैसे चींटी के काटने पर आपको थोड़ा सा फूल जाती है वो जगह, स्वेलिंग आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही बिच्छू वटी से भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी आपका, उसकी पत्तियों के अंदर भी आपका फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अब आ जाते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है आपका दही में पाया जाता है। एसिटिक एसिड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। दही में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है एंड मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब में आपका लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है। सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, ये आपका पाया जाता है लेमन में, नींबू में, ऑरेंज में और टोमेटो यानी कि टमाटर में आपका पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। इसको आप याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि एस्कॉर्बिक, इस नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, एक विटामिन C की कमी से एक रोग होता था,
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो स्कर्वी रोग जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? स्कर्वी एस्कॉर्बिक, ये नाम मिला है। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हम खट्टे फल खाते हैं। वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। मैलिक एसिड जो होता है वो आपका एप्पल में पाया जाता है, यानी कि सेब में पाया जाता है। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बता दूं, अगर आपसे कोई पूछता होगा कि फलों का राजा कौन होता है, तो फलों का राजा तो होता है आपका आम। लेकिन यहाँ मैलिक एसिड से हम क्या बना सकते हैं कि भाई फलों का मालिक कौन है? तो फलों का मालिक कौन है? तो फलों का मालिक है आपका सेब, यानी कि एप्पल। इसी से आपको ये चीज़ याद रह सकती है कि मैलिक एसिड जो होता है वो आपका एप्पल में पाया जाता है, यानी कि फलों का मालिक यानी कि मैलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है। अब बात आ जाती है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका पाया जाता है टमाटर में और पालक में आपका पाया जाता है। इसको एक चीज़ और समझ सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर आया था आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी आपका टमाटर में पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मौजूद हो, यानी कि आपके साथ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए फंसाने वाला कि टमाटर में कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है, देन वहाँ पर अगर सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड दोनों आपको दे रखे हों तो आप वहाँ पर सिट्रिक एसिड को लगा देंगे। ऑक्सैलिक एसिड के मुकाबले सिट्रिक एसिड जो है वो टमाटर में आपका ज़्यादा पाया जाता है। अब आ जाते हैं टार्ट्रिक एसिड, जो कि आपका इमली में पाया जाता है और अंगूर यानी ग्रेप्स में पाया जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर ई है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका अनियन में पाया जाता है और प्याज काटने पर जो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं वो भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड के कारण ही आ जाते हैं। और भी कुछ है, ग्लूटामिक एसिड, यानी कि ग्लूटामिक एसिड गेहूं में पाया जाता है। इसको याद करना है तो जी फॉर ग्लूटामिक एंड गेहूं भी आपका अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो गेहूं ऐसे करके लिख देंगे आप, ये भी जी से हो रहा है और यहाँ पर ग्लूटामिक भी आपका जी से हो रहा है। ये आपका न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आपका डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। एमिनो एसिड आपको पता ही होगा कि प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड पाया जाता है। एंड ये आ गया आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र आपको याद होना चाहिए, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड का सूत्र, और ये आपका पाया जाता है सिरके में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन चुका है और इससे ऐसा क्वेश्चन भी बन चुका है जहाँ से ये क्वेश्चन बने। ठीक है, तो इसको और एसिटिक एसिड का एक और नाम भी है जिसका नाम है आपका एथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड को आपका मेथेनोइक एसिड कहा जाता था एंड एसिटिक एसिड को आपका एथेनोइक एसिड कहा जाता है। अब ये तो हमने कुछ नेचुरल एसिड जो कि हमें प्रकृति की तरफ से प्राप्त हैं पादपों और जंतुओं के द्वारा, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, यानी कि कार्बनिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ ऐसे एसिड जो कि आपके मिनरल एसिड हैं, या हिंदी में जिसको खनिज एसिड बोलते हैं, जो कि आप लैब में मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले एसिड हैं। जिसका पहला एग्जाम्पल है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, और ये होता है आपका दूसरा, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3 एंड HCl यानी कि हाइड्रो, एक मिनट यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका स्टोमक में भी पाया जाता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होने पर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए देन ये पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी को भी बना देती है। वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खनिज अम्लों के बारे में जो कि हम प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। जिसका पहला एग्जाम्पल है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसको कसीस का तेल भी कहा जाता है, रसायनों का किंग
ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड को। ये सारे पॉइंट आपको याद करते चलने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बैट्रिक एसिड, क्योंकि मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें भी आपका अगर कोई एसिड स्टोर रहता है देन वो भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और जो बैटरी होती है वो किसकी होती है, वो सीसा की होती है, यानी सीसा संचालक बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आपका स्टोर रहता है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड को आपका किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है, और कसीस का तेल कहा जाता है, रसायनों यानी केमिकल्स का राजा कहा जाता है। बैट्रिक एसिड इसे कहा जाता है क्योंकि बैटरी में होता है। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का प्रयोग करते हैं, विस्फोटक बनाने में करते हैं। और HCl को आपका बोलते हैं म्यूरिएटिक एसिड भी इसका नाम होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और नाम भी होता है, तो म्यूरिएटिक एसिड भी इसको बोला जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी यहाँ पर। अब अभी तक जो हमने एसिड पढ़े थे वो हमारे उत्पत्ति के आधार पर थे, यानी हमने उत्पत्ति के आधार पर एसिड को पढ़ा था। एसिड उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के थे, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। अब हम पढ़ेंगे प्रबलता यानी कि स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रबलता के आधार पर एसिड दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड या फिर जिसको बोल सकते हैं आपका दुर्बल एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। दुर्बल से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि दुर्बल यानी कि कमजोर, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जो पानी में घुलने पर, दुर्बल एसिड के बारे में है, जो पानी में घुलने पर कम H+ आयन, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन कम देते हैं, वो आपके दुर्बल एसिड हैं। और जो पानी में घुलने पर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा देते हैं, वो आपके प्रबल अम्ल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर आंशिक रूप से अपघटित लिखा है और यहाँ पर पूर्ण रूप से अपघटित लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम किसी एसिड को आपके वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो वो आपके कम H+ आयन देंगे। किस कारण से देंगे, ये कम क्यों दे रहा है दुर्बल एसिड, इसलिए क्योंकि ये पूरे तरीके से जल में जो है घुल नहीं पाता और अपघटित नहीं हो पाता, डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। और जब डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा तो ये पूरे तरीके से ज़्यादा मात्रा में आपके हाइड्रोजन आयन भी नहीं देगा। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो पूर्ण रूप से आपका जल में डिज़ोल्व हो जाता है, इसी कारण से आपको ये ज़्यादा H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे आपके वीक एसिड होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक एसिड, यानी कि जो हमें पादपों और जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति की तरफ से मिले हैं, जिसका बहुत सारे एग्जाम्पल थे, जैसे कि अभी आया था आपका फॉर्मिक एसिड था, एसिटिक एसिड था, बहुत सारे अभी आए थे, हमने करवाए थे, उनको सबको आपको याद भी करना है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसे सोच लेते हैं कि अगर प्रकृति की तरफ से आपको जो एसिड, जैसे वर्षा है, वर्षा में एक एसिड होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा होता है, ठीक है। तो वो एसिड अगर आपका आया और वर्षा के पानी के साथ वो आ रहा है, क्योंकि अम्लीय वर्षा है, ठीक है, क्योंकि अम्लीय वर्षा हो रही है मान लिया, तो वह अगर मनुष्य के ऊपर पड़ेगा तो वो तो जल जाएगा, ठीक है, जल जाएगा। अब आपका सेब को ही ले लेते हैं। सेब का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, मैंने क्या याद करवाया था कि फलों का राजा आम है, लेकिन फलों का राजा आम है लेकिन मालिक नहीं है। मालिक कौन है, आपका सेब है, यानी कि मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड। तो अगर मैलिक एसिड की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर मैलिक एसिड आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता, यानी कि बहुत ही प्रबल अम्ल होता, तो सेब खाने पर तो मुंह ही जल जाता और बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता ये। इसी तरह से टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अगर ऑक्सैलिक एसिड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता, देन वो भी आपका टमाटर खाने पर आपको जला देता, बहुत नुकसान पहुंचा देता। इसीलिए जितने भी आपके प्रकृति की तरफ से दिए हुए यानी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं, और जितने भी मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले आपके खनिज अम्ल होते हैं या फिर आपके मिनरल एसिड होते हैं, वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि आपके प्रबल एसिड होते हैं।
ठीक है। एक अपवाद भी है H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड एक अपवाद है क्योंकि ये खनिज एसिड है, ये खनिज एसिड है, इसलिए इसका मतलब है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, खनिज एसिड ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन ये अपवाद है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होने के बाद ये आपका वीक एसिड है। इसका मतलब है कि यही एक अपवाद निकला है, क्योंकि अभी हमने एक बात निकली थी कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे आपके वीक एसिड हैं, लेकिन जितने भी आपके मिनरल एसिड हैं वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। लेकिन ये आपका मिनरल एसिड होने के बाद भी आपका वीक एसिड है, इसलिए ये अपवाद मान लिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस के साथ इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन आपका बनता है H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड। ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी कि वर्षा के पानी में भी एसिड पाया जाता है, तो वर्षा के पानी में आपका यही पाया जाता है, कार्बनिक एसिड आपका वर्षा के पानी में पाया जाता है, यानी कि H2CO3 आपका वर्षा के पानी में पाया जाता है। और गॉड की बनाई हुई हर चीज़ ग्रेट है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जबकि सारे के सारे आपके ऑक्सैलिक एसिड आपके वीक एसिड थे एंड सारे के सारे मिनरल एसिड आपके जो थे वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड थे, उसके बाद भी ये आपका मिनरल एसिड होने के बाद भी आपका ये वीक एसिड है। इसका रीज़न ही है क्योंकि ये वर्षा के पानी में पाया जाता है, एंड जब ये वर्षा के पानी में अगर पानी में ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता और ये मनुष्य के ऊपर पड़ता तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित होता। ठीक है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स में अगर कोई एसिड पाया जाता है यानी कि शीत पेय पदार्थ बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक को हिंदी में, उसमें भी आपका H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड पाया जाता है। CO2 और ये क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक में आपका CO2 प्लस H2O और ये आपको देते हैं H2CO3 यानी कि ये देते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक में अगर गैस पूछे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है यानी कि CO3। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अम्लों का राजा कौन है, ऊपर आया था अभी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि बैट्रिक एसिड यानी कि आपका रसायनों का राजा, वही आपका है H2SO4, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, इस बात को आप होल्ड कर लें। ठीक है, इसको होल्ड कर लें, अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों होल्ड कर लें। H2SO4 की क्रिया आपने कराई HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, सही है। यहाँ पर हमने H2SO4 की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया नाइट्रिक एसिड से करवा दी, और इन दोनों के किस अनुपात में करवाई, तो आपके 3:1 में लेने पर, यानी कि 3:1 में लेने पर हमने किसकी क्रिया करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड की और HNO3 की क्रिया करवाई। क्या बना आपका, एक्वारेजिया। अब ये क्या है, ये एक्वारेजिया क्या है, इसके बारे में तो पहले कभी नहीं पढ़ा, तो मैं बता देती हूँ कि एक्वारेजिया आपका एक्चुअली है क्या। एक्वारेजिया को बोलते हैं आपका अम्लराज। अब यहाँ से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि अम्लराज, अगर उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा यानी किसी ने बताया नहीं होगा, तो उन्हें ये लगेगा कि अम्लराज इस तरीके का वो लगाते हैं। अगर ऑप्शन में उनको घुमा कर ऑप्शन दिया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा होगा, देन वो वहाँ पर अपना आंसर जो है वो गलत टिक कराएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, डायरेक्ट लिखा है अम्लों का राजा है तो H2SO4 है, अम्लराज है तो आपका एक्वारेजिया है। ठीक है, अम्लराज बोले तो एक्वारेजिया है, जबकि अम्लों का राजा बोले तो आपका H2SO4 है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इसमें कोई भी धातु, हर धातु एक्वारेजिया में जो है वो आपकी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि आपका सोना जैसी धातु, सोना जैसी धातु भी आपके एक्वारेजिया में घुल जाती है, और सुनार इसका प्रयोग ज्वेलरी को साफ करने में करता है। कभी कभी ऐसा लगता है, हम अपने घरों में भी देखते हैं कि गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है, हम कहते हैं कि ये पुरानी सी हो गई है, गंदी लग रही है, और उसको सुनार के पास ले जाते हैं कि इसकी सफाई करवा दें। तो वो जिस लिक्विड से, जिस सॉल्यूशन से, जिस द्रव्य से वो उसको साफ करता है वो ही तो आपकी एक्वारेजिया होती है। लेकिन अगर आप बार बार ऐसा करवा रहे हैं तो सोने की क्वांटिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी, और जो है आपका सोना भी उस लिक्विड में जो है आपका घुल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बार बार सोने की जो है सफाई नहीं करवाई जाती है। तो एक्वारेजिया को क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। धातुओं को डिसॉल्व करने में हर तरह की धातु लगभग इसमें जो है डिसॉल्व हो जाती है यानी कि घुल जाती है, और सोनार यानी कि गोल्डस्मिथ इसका प्रयोग ज्वेलरी को साफ करने में करते हैं।
अब इस चैप्टर का जो नया टॉपिक है वो है हमारा एसिड रेन। हमने एक्वेरेजिया के बारे में पढ़ लिया, हमने H2SO4 के बारे में पढ़ लिया, हमने बहुत सारे कार्बनिक एसिड के बारे में पढ़ लिया, हमने कुछ खनिज एसिड के बारे में भी पढ़ लिया। ये भी देख लिया हमने कि आपका उत्पत्ति के आधार पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं और प्रबलता के आधार पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एसिड रेन के बारे में, यानी अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका कॉज देख लेते हैं कि इसका कारण क्या है। तो अगर मेजरली इसका कॉज देखा जाए, यानी कि सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो है आपका कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, वो इसका सबसे बड़ा मोटा कारण है। और कारखानों में मोस्टली SO2 और NO2 जो है सबसे ज़्यादा निकलती हैं। ये कौन है मेरी SO2 और NO2? तो SO2 है आपकी सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है। और NO2 है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी कारखानों की चिमनियों में से सबसे ज़्यादा निकलती हैं। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अम्लीय वर्षा के लिए अगर कोई गैसें हैं तो वह आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये दोनों हैं, ठीक है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, समझ में आ गई। और अगर इन दोनों में भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके बारे में कई बार CTET में भी क्वेश्चन बन चुका है और UP-TET में भी आपका आ चुका है, लेकिन लेवल आपका CTET एग्जाम का बहुत ऊपर चला गया है। देन हमें इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे पूछने के लिए कि भाई अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई आसान क्वेश्चन नहीं बनने वाला है क्योंकि लेवल आपका काफ़ी ऊपर चला गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में अम्लीय वर्षा होती कैसे है, ठीक है। ये क्या है? H2O। H2O को आप जानते हैं जल या आप इसको बोल सकते हैं इस वक्त जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प, ठीक है, यह आपका जलवाष्प, सही है। अब कारखाना, ये कारखाना है, इसकी चिमनी, मान लिया, मेरे डायग्राम को थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा। यहाँ से ये एक धुआं आया, इसके अंदर क्या थी? आपकी SO2 गैस थी, ठीक है। इसने क्या किया? क्रिया कर ली, किसके साथ क्रिया कर ली? इसने क्रिया कर ली जलवाष्प के साथ, और इसने जलवाष्प के साथ क्रिया करके बना लिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बार बार बताती चलूंगी कि ये आपका अम्लों का राजा है। और अम्लराज की अगर बात की जाएगी तो वो आपका एक्वारेजिया था, जो कि आपका सुनार यूज करते हैं, जिसमें आपकी धातुएं जो हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, ठीक है। और ये बहुत डेंजरस होता है। जाहिर सी बात है, अगर वर्षा के पानी में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये आपका खनिज एसिड है, एंड सारे खनिज एसिड आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड वर्षा के पानी से हमारे ऊपर, पादपों पर, जंतुओं पर पड़ेगा, देन कितना ज़्यादा हानिकारक होने वाला है वो, इससे आपको अंदाज़ा लगता है। अब इसकी बात करते हैं, ये भी कारखाने की चिमनी में से निकली, कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसने किसके साथ क्रिया कर ली? इसने भी आपकी कर ली क्रिया जलवाष्प के साथ, ठीक है, इसने जलवाष्प के साथ क्रिया करी। इसने क्या बनाया? HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या होती है? ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी आपका प्रयोगशाला में बनाने वाला एसिड है, ये भी आपका खनिज एसिड होता है। तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे अगर वो वर्षा के पानी के साथ हमारे ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये कारण है, इस कारण से ये होती है। अम्लीय वर्षा में H2SO4 पाया जाता है और HNO3 पाया जाता है। यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि अगर कोई ऊपर से ये बात पूछेगा कि अम्लीय वर्षा में यानी कि एसिड रेन में आपके कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और एसिड रेन की जो pH वैल्यू होती है वो आपकी 5.6 से जो है वो आपकी छोटी होती है, यानी कि 5.6 से जब ये कहा जाएगा कि जो वर्षा का पानी है उसकी pH वैल्यू आपकी 5.6 से छोटी हो गई, इसका मतलब है कि आपका वर्षा का पानी जो है वो अम्लीय था, यानी कि ये जो आपकी बारिश थी आपकी एसिड रेन थी, ठीक है। यानी कि 5.6 से कम pH वैल्यू की जो वर्षा का पानी होगा अगर, तो उसमें आपका एसिड माना जाएगा। और मैं ये बात आपको बता चुकी थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका जो pH स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है, और 0 से लेकर अगर 7 से पहले यानी कि 6 तक आप लेंगे तो वो आपके एसिड होते हैं, और ये आपके इधर जाने पर बढ़ते हैं,
यहाँ पर जाने पर आपके बढ़ते हैं, यानी 6 से ज़्यादा एसिडिक आपका 5 होगा, 5 से ज़्यादा एसिडिक आपका 4 होगा, 4 से ज़्यादा एसिडिक आपका 2 होगा। इसी तरीके से ये इस तरीके से बढ़ जाएंगे। और अगर क्षारीयता की बात करी जाएगी, एल्कली की यानी कि भस्म की बात, बेस की बात की जाएगी, तो 8 होगा, 8 से ज़्यादा क्षारीय आपका 9 होगा, 9 से ज़्यादा 10 होगा, 10 से ज़्यादा 11 होगा, 11 से ज़्यादा 12 होगा, 12 से ज़्यादा 13 होगा, 13 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपका 14 क्षारीय होगा। इसका मतलब ये है कि 5.6 यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा। इससे भी अगर अम्लीय हो गया है देन आप बोलेंगे कि हाँ अम्लीय वर्षा है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और अम्लीय वर्षा मार्बल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। अब ये मार्बल कैंसर क्या होता है कि स्मारक होती हैं, स्मारकें होती हैं, आपकी इमारतें होती हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स होती हैं, आपकी इमारतें होती हैं, बहुत सारे स्टैचू आपके बने रहते हैं। जब उन पर अम्लीय वर्षा होती है तो वो उनको जो है आपकी डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाती है, उनके मार्बल को, उसी को आपका बोलते हैं, उनकी ऊपरी परत को एक्चुअली वो डिस्ट्रॉय कर देती है। यही आपका मार्बल कैंसर या स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ये अम्लीय वर्षा के कारण होता है, यानी कि मार्बल कैंसर या फिर जिसको स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं वो आपका अम्लीय वर्षा एसिड रेन के कारण होता है। यहाँ पर आ जाते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा होती है वो कृषि, पौधे, जंतुओं के लिए हानिकारक है। अम्लीय वर्षा कृषि को प्रभावित करती है, यानी कि अगर आप अपने खेतों को देखेंगे, खेतों में, बागों में, खेतों की बात मोस्टली की जाती है क्योंकि वहाँ पर फसल होती है और वो भी हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ना केवल किसानों के लिए। तो कृषि को कितना ज़्यादा ये प्रभावित करेगी। खेतों में अगर अम्ल पहुँच जाएगा, एसिड पहुँच जाएगा, ये वहाँ की ज़मीन को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। वहाँ की जो सॉइल है यानी कि मृदा है उसको ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उसमें एसिड पहुँच जाएगा, तो ये आपकी कृषि को प्रभावित करती है। जब अम्लीय वर्षा नीचे गिरती है तो नदियों में और तालाबों में बहती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आने वाला जो पानी है वो आपका नदियों में जाएगा, आपका तालाबों में जाएगा, और उसमें भी तो जीवन है। नदी आपके तालाब हैं, इनमें भी तो जीवन है, इसमें मछलियाँ होती हैं और भी न जाने कितने प्रकार के जीव होते हैं जो आपका समुद्र में, तालाब में, नदियों में पाए जाते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड उनका जीवन जो है वो आपका संकट में आ जाता है। इसके कारण से ये पत्थरों और धातुओं से बनी इमारतों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि ये पत्थरों को, मार्बल कैंसर के बारे में हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं जिसको स्टोन लेप्रोसी भी बोलते हैं, वो भी अम्लीय वर्षा के कारण हुआ है। पत्थरों को, धातुओं से बनी जो इमारतें होती हैं, क्योंकि धातु से जो इमारतें बनी होती हैं ना, एसिड उनके साथ क्रिया कर लेता है और एक हानिकारक कंपाउंड बना देता है। ठीक है, इसके अब यहाँ पर देखिए जंतुओं और मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी एसिड रेन जो होती है वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है। मनुष्य में और जंतुओं में श्वसन जैसी संबंधी बीमारियाँ उत्पन्न कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। आपका ताजमहल, द ताजमहल को कौन नहीं जानता। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है, सबको पता होगा। ताजमहल किससे बना है? तो मेन बात यह है, ताजमहल बना है आपका संगमरमर से, ये भी आपको पता होगा। संगमरमर का अणुसूत्र किसी ने पहले नहीं पूछा होगा, तो CaCO3 जो होता है वो आपका संगमरमर होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, नोट कर लेना। H2SO4 यानी कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन से एसिड थे? H2SO4 था, HNO3 था, सल्फ्यूरिक एसिड था और नाइट्रिक अम्ल था। इसीलिए संगमरमर यानी कि इस मार्बल के साथ H2SO4 ने क्रिया करके बना दिया आपका कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, जिससे ताजमहल का कलर जो है येलो हो जाएगा। H2 हो गया और CO2 भी खतरनाक होती है। कौन सी गैस है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इसी के कारण यानी ये जो कैल्शियम सल्फेट है, इसी के कारण ताजमहल जो है वो आपका येलो हो गया है। साथ में इसके लिए एक और गैस भी जिम्मेदार है, SO2 भी। SO2 क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि वो वहाँ पर एक मथुरा में एक आपकी फैक्ट्री थी जो कि आगरा से करीब थी। वैसे तो मथुरा और आगरा अलग अलग है, लेकिन हाँ आगरा से करीब मानी जा रही थी ताजमहल की वजह से। वो उसमें से बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है ताजमहल का कलर चेंज होने की।
अब हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में भी देख लेते हैं। अब आप ही पूछेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, ऐसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन मैं तब भी आपको बता देती हूँ। जो हाथ उठाए हुए एक स्मारक होती है, हम मेरे डायग्राम को आप प्लीज़ अवॉइड कर देना। चलिए मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ये इस तरीके से हाथ ऊपर करे हुए ये होता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप इसके कलर को अच्छे से देख लीजिएगा कि ये आपका ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर की ये नज़र आ रही है। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या इसका वास्तविक कलर जो है वो ग्रीन ही है या फिर एसिड रेन के कारण हमारे ताजमहल के साथ साथ एसिड रेन ने इसको भी डिस्ट्रॉय किया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तांबे से बनी है, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपकी बनी है कॉपर से। कॉपर को लिखते हैं Cu, ठीक है, कॉपर से बनी हुई है और 30 वर्ष से अधिक अम्लीय वर्षा, एसिड रेन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से ये क्षतिग्रस्त हो गई है, इसको डिस्ट्रॉय कर चुकी है ऑलरेडी आपकी अम्लीय वर्षा। यानी कि अम्लीय वर्षा में कौन होता है, तो अम्लीय वर्षा में होता है आपका H2SO4 और ये होता है आपका कॉपर। कॉपर के साथ इसने क्रिया करी, क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट, जो कि एक हानिकारक होता है, ठीक है, और इसके कारण ही इसीलिए ये हरे रंग की हो गई है। कॉपर का वास्तविक कलर आपका हरा नहीं होता है, वास्तविक कलर आपका हरा नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर जो है हरा हो गया है आपका एसिड रेन के कारण से। अब यहाँ पर हमने एसिड के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन आपके बेस के बारे में कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक मेरे लिए ज़रूर बनता है। और क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये कोई आप ये समझ रहे हो अगर कि मैंने लिख लिया है कहीं से भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं आपको 6th, 7th एंड 8th और ज़रूरत पड़ने पर आपकी 10th को भी टच कर रहे हैं यहाँ पर, किसको, NCERT को, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं 6 की पढ़ा दूँगी, 7th नहीं पढ़ाऊँगी, 8th नहीं पढ़ाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चैप्टर्स आपके इन तीनों में आपके कॉमन रहते हैं उनको मैं मर्ज करके पढ़ा रही हूँ। जो केवल 6 में है उसको मैं केवल 6 का पढ़ा रही हूँ, जो केवल 7th का है उसको मैं केवल 7th का पढ़ा रही हूँ, जो केवल 8th का है वो मैं आपका केवल 8th का पढ़ा रही हूँ। इन तीनों को मर्ज करके पढ़ा रही हूँ अगर कॉमन चैप्टर आ जाता है। साथ ही एडवांस लेवल जहाँ पर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बन सकते हैं या जहाँ से CTET में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं वहाँ पर 10th तक भी जा रही हूँ। इसलिए प्लीज़ एक लाइक बनता है। साथ में आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो भी आप मुझे बताएं, बुरी लग रही हो तब भी बता दें, कोई बात नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बात कर रहे थे बेस की, यानी कि क्षार की, यानी कि भस्म की। आज आपको एक नई चीज़ ये पता चलेगी कि क्षार और भस्म भाई दो अलग चीज़ें हैं, यानी कि कौन सा किसका पार्ट है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। टेस्ट की बात की जाए तो जो क्षार होते हैं वो आपके टेस्ट में कड़वे होते हैं, लेकिन अम्ल की आप याद करिए, अम्ल खट्टे होते थे, बेस आपके कड़वे होते हैं। और ये आपके लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है, कैसा कर देते हैं, नीला, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पानी में घोलने पर अगर ये कौन से, ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH माइनस आयन देते हैं, ये होते हैं आपके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। पानी में घोलने पर बेस जो है वो आपके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जबकि एसिड आपके हाइड्रोजन H+ आयन दे रहे थे। और भस्म के जो जलीय घोल होते हैं, यानी कि आपके H2 के साथ अगर भस्म को ऐड किया जाएगा देन वो वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आसुत जल जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, उसमें अपना कोई आयन नहीं होता है, यानी आसुत जल में अपना तो कोई आयन नहीं होता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको या तो उसमें एसिड मिलाना पड़ेगा, बेस मिलाना पड़ेगा, या फिर आपको ज़रूरत पड़ने पर सॉल्ट भी मिलाना पड़ सकता है, तभी आपके आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। टाइप्स ऑफ बेस के बारे में देख सकते हैं, तो बेस जो होते हैं वो आपके सीधे 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे उत्पत्ति और स्ट्रेंथ यानी प्रबलता की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर बेस आपके 2 ही प्रकार के होते हैं, वीक बेस होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल भस्म या क्षार, ठीक है। जो आपको बहुत ही बिल्कुल एसिड की तरह ही है, वहाँ पर भी ऐसा ही था। जो बहुत कम OH माइनस आयन देगा वो आपका दुर्बल क्षार है, जो बहुत अधिक OH माइनस आयन देगा वो
आपका प्रबल क्षार है। इनके एग्जाम्पल हैं, दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल हैं NH4OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, ये आपका एंटासिड भी होता है। एंटासिड यानी कि वो दवाइयाँ जो एसिडिटी के उपचार में प्रयोग की जाती हैं, जेलोसिलैम्पियस, डाइजीन, इनके बारे में आपने सुना ही होगा, घर में आती ही रहती हैं। और एग्जाम्पल आ जाता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल होते हैं आपके प्रबल क्षार के। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि भस्म यानी कि बेस और एल्कली यानी कि क्षार में अंतर, ये बात अब मैं आपको बता रही थी। तो भस्म और क्षार में क्या अंतर होता है? जल में घुलनशील भस्मों को क्षार कहा जाता है, यानी कि मेन चीज क्या है? भस्म। इस भस्म को हमने मिला दिया H2O में, ये इसमें अगर घुलनशील हो गए तो ये बन गए आपके क्षार। अब भस्म का एक पार्ट क्षार है, क्षार का एक पार्ट भस्म नहीं है, इसीलिए सारे जो क्षार हैं वो तो आपके भस्म होंगे ही होंगे, क्योंकि भस्म का ही पार्ट है आपका क्षार। लेकिन सारे भस्म आपके क्षार हो जाएं, यानी कि सारे भस्म जल में घुलनशील हो जाएं, ये आपका संभव नहीं है। इसलिए सारे भस्म क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सारे क्षार आपके भस्म यानी कि बेस होते हैं। अब यहाँ पर सम बेसिस के बारे में देख लेते हैं। सम बेसिस यानी कि पहला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर में पाया जाता है। लाइम वाटर यानी कि आपका बुझा हुआ चूना, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि बुझा हुआ चूना एक्चुअली बनता कैसे है। इसके बारे में मैं क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, डिटेल बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आप सब कुछ समझते चलिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, समझते चलिएगा, चीज़ों को नोट करते चलिएगा। यहाँ पर अब दूसरा है आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका विंडो क्लीनर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका पाया जाता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और KOH यानी कि आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन या सोप में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, जिसको मैंने अभी बताया था कि वो एंटासिड है, एसिडिटी का उपचार करने में उसका प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, हिंदी में दूधिया मैग्नीशियम, दूधिया मैग्नीशियम भी बोलते हैं, दूधिया मैग्नीशियम भी बोलते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका प्रयोग एंटासिड में प्रयोग किया जाता है। अब आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया? तो ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि एसिड प्लस बेस गिव्स दैट सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड की क्रिया जब बेस के साथ करवाई जाती है, जब एसिड और बेस मिलकर क्रिया करते हैं तो आपका लवण प्लस जल बनता है, यानी सॉल्ट यानी कि लवण प्लस वाटर H2O बन जाता है। यही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ हमने एक एसिड ले लिया HCl, जो कि आपका स्टोमक में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का उपचार करने के लिए एंटासिड प्रयोग किया जाता है। एक एंटासिड का एग्जाम्पल ऊपर आ चुका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी दूधिया मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इतना कुछ मैंने आपको समझा दिया। वापस आ जाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया पे। जब अम्ल की बेस के साथ क्रिया करवाई जाती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एक यहाँ पर एसिड का हमने एग्जाम्पल ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बेस का एग्जाम्पल ले लिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बना दिया आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना दिया, और जल निकल आया। सोडियम क्लोराइड आपका होता है लवण होता है, और यही आपका खाने वाला नमक होता है जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये हमने एक HCl का एग्जाम्पल लिया था। दूसरा हम ले लेते हैं आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल। सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया करवाई गई NaOH के साथ यानी कि क्षार के साथ। बेस की क्रिया एसिड के साथ फिर से करवाई जा रही है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसने बना दिया सोडियम सल्फेट बना दिया, जो कि आपका लवण है, और यह Na2SO4 और प्लस H2 जल बन गया, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया ये भी।
अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या लिखा है, जब अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी को आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में, क्योंकि हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, हमने बेस के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सॉल्ट यानी कि लवण के बारे में। लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। ठीक है, प्रयोगशाला में जब कॉमन सॉल्ट कौन सा था? NaCl, जो कि अभी आया था, जिसको आपका टेबल सॉल्ट बोल रहे थे, कॉमन सॉल्ट बोल रहे थे, खाने वाला नमक बोल रहे थे, जो कि आपका कैसे बन रहा था? एसिड की बेस के साथ क्रिया करने पर बन रहा था। कौन से एसिड की बेस के साथ क्रिया की जा रही थी? कौन से बेस से क्रिया की जा रही थी? तो आपकी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया की जा रही थी। आपकी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया की जा रही थी। तो वो आपको एक लवण दे रहा था, जो कि आपका खाने वाला नमक था, जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। इसको साधारण नमक या कॉमन नमक कहते हैं। और इसको बनाने के लिए प्रयोगशाला में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया करवाई जाती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों। यानी कि HCl आपका क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कैसे पता, मुझे कैसे पता कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो भाई सारे खनिज एसिड, सारे मिनरल एसिड क्या थे जो आपकी प्रयोगशाला में बनाए जाते थे, वो आपके स्ट्रॉन्ग थे। और जो कि सारे आपकी प्रकृति के साथ दिए जाते थे, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक एसिड, वो सारे आपके थे वीक एसिड। अच्छे से इसका डिस्कशन करा है हमने, वीडियोस में भी करा है, आज की मैराथन क्लास में भी हमने इसका अच्छे से पूरा डिस्कशन किया है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, हमें पता है। NaOH प्रयोगशाला में बनाया जाता है और ये ज़्यादा OH माइनस आयन देता है। भाई ये भी आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ये समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। स्ट्रॉन्ग एसिड की क्रिया स्ट्रॉन्ग बेस से करवाएंगे तो, और वीक एसिड की क्रिया वीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग से, वीक की वीक से, स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग से, वीक की वीक से। तो दोनों कंडीशन में साधारण नमक ही बनेगा। यानी कि अगर प्रयोगशाला में आपसे पूछा जाए कि पहले वाली बात तो ये कि मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो NaCl जो कि अभी अभी हमने क्रिया करके बनाया है एसिड और बेस की, ये हम जो है घरों में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन अभी जो आपकी, क्योंकि हमें अपने सिलेबस से नहीं भटकना है, जितना हमारे लिए नेसेसरी है, जितना NCERT की बुक्स में दिया गया है, वो सब हम यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर NaCl जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रयोगशाला में NaCl यानी कि खाने वाला नमक यानी कि साधारण सॉल्ट जो है वो बनाना हो, तो स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग के साथ, वीक की वीक के साथ करवानी है। ऐसा नहीं करना है कि स्ट्रॉन्ग की वीक के साथ करवा लें या वीक की स्ट्रॉन्ग के साथ करवा रहे हैं। दोनों कंडीशन में आपका साधारण नमक बनता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड के साथ, वीक बेस के साथ, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ क्रिया करवाएंगे तो आपका अम्लीय लवण बनता है। और अगर वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्रिया करवाएंगे तो आपका क्षारीय लवण बनता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है उसी को रख लिया। कौन था स्ट्रॉन्ग? एसिड था आपका स्ट्रॉन्ग। एसिड को स्ट्रॉन्ग लिया है तो अम्लीय लवण बनेगा, यानी कि एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, वीक, अब इस बार एसिड वीक है लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है आपका स्ट्रॉन्ग। बेस स्ट्रॉन्ग है यानी वो अपनी बात रखेगा कि मैम ये पिछली बार तुम गए थे, तुम स्ट्रॉन्ग थे, इस बार मैं जाऊंगा क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। इसीलिए यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनेगा, यानी कि आपका क्षारीय लवण बनेगा। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है और आमाशय में उपस्थित एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, आमाशय में, स्टोमक में जो आपके एंजाइम उपस्थित होता है उसको सक्रिय कौन करता है? कौन सा एसिड करता है? HCl करता है। HCl आपके स्टोमक यानी आमाशय में मौजूद होता है। जब आमाशय में अधिक HCl स्रावित होता है तो वे आमाशय की दीवारों पर उपस्थित श्लेष्मा की परत को तोड़ने लगता है, जिससे पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि हो ही जाता है। यह है आपका आमाशय। ठीक है, ये है आपकी श्लेष्मा की परत,
ये मान लीजिए आपकी श्लेष्मा की परत है, यहाँ रहता है आपका HCl, ठीक है। अब यहाँ पर HCl की जो pH वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। pH वैल्यू कम होने से एसिड बढ़ जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके कारण से यहाँ पर होल हो गया आपका श्लेष्मा की परत पर, यहाँ पर आपका मान लिया होल हो गया, इधर ये होल हो गया, ये आपका होल हो गया और ये इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया HCl के द्वारा। यहाँ पर यही आपका एक जख्म बन जाता है जिसको बोलते हैं जख्म, घाव, यही आपका पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब आ जाते हैं जो दवाइयाँ एसिडिटी को कंट्रोल या उपचार करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, एंटासिड कहलाती हैं, ऊपर बता चुकी हूँ मैं आपको। अब आपको हो रही है बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्यों होती है? जब आपके स्टोमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो क्या इस एसिड की क्रिया फिर से एसिड के साथ करवाई जाएगी तो एसिडिटी पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, तो ये श्लेष्मा की परत को पूरा ही ख़त्म कर देगा। इसीलिए यहाँ पर हमने इस एसिडिटी यानी HCl की क्रिया आपने वीक बेस के साथ करवाई गई। बेस की क्रिया, बेस से तो क्रिया करवाओगे, एसिड हो रहा है तो एसिड से क्रिया तो नहीं करवाएंगे ना, एसिड की क्रिया बेस से करवाई, वो भी वीक बेस से करवाई। उसी को आपका वो वीक बेस जो एसिडिटी उस HCl को कम करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है वही आपका एंटासिड कहलाता है, ठीक है। और जैसे ही एंटासिड के साथ क्रिया करवाई जाएगी आपका लवर प्लस वाटर यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हिंदी में दूधिया मैग्नीशियम बोलते हैं। डाइजीन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र है NaSCO3। बेकिंग सोडा भी आपका जो है आपका एंटासिड का एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि डाइजीन एक बहुत ही फेमस किस्म की आपकी दवाई है, एक एंटासिड रहता है जो कि आपका एसिडिटी को कंट्रोल करने में हम पीते हैं, सिरप होता है और वो इसमें क्या होता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है जो कि आपका सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देता है। एंड वहाँ पर ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर इसलिए ले देते हैं क्योंकि भाई एसिड हो रहा है तो बेस के साथ क्रिया करवाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर आराम हो जाएगा। आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और देखना है, उसके बाद आपको भी आराम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने वाली बात आ गई। हमने खाया खाना और खाने में खाया मीठा। मान लिया हमने खाई खीर, ठीक है, खीर खाई या फिर चॉकलेट खाई और ऐसे ही बैठे रहे, कुल्ला नहीं किया, मुंह साफ नहीं किया, ऐसे ही बैठे रहे, दांतों में या मुंह में रह गई हमारी शर्करा यानी कि शुगर, ठीक है। शुगर रहने के बाद उसने क्या की, अंदर के बैक्टीरिया माउथ के अंदर यानी कि हमारे मुंह के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? हमारी लार में कौन सा बैक्टीरिया होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सैलिवा में पाया जाता है आपका, सैलिवा यानी कि लार, इसमें पाया जाता है आपका टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जिसके साथ ये शुगर क्रिया करके इसने बना लिया एसिड। इसने एसिड बना लिया, pH वैल्यू आपकी लेस देन हो गई 5 से, 5 से कम हो गई, 5 से आपकी जो है कम हो गई, 5 से कम हो गई आपकी pH वैल्यू आपके मुंह की और आपको होने लगी एसिडिटी होने के कारण pH वैल्यू कम हो गई। और जो इनेमल है, अब आप ये पूछेंगे कि ये इनेमल क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं, इनेमल ये आपके दांत हैं, ठीक है, और ये आपके दांतों के ऊपर का सफ़ेद रंग की जो परत है सबसे हार्ड होती है, ये छूकर अंदाज़ा लगा सकते हैं वैसे आप। तो इनेमल इसी को कहते हैं, आपके दांतों की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसी को आपका इनेमल कहा जाता है और ये आपकी पूरी बॉडी का सबसे कठोर और सबसे मजबूत और सबसे हार्डेस्ट भाग होती है जिसको आपका इनेमल बोलते हैं। और ये इनेमल को डिस्ट्रॉय कर देती है, काली वाली सी वो हो जाती है, वही आपकी कैविटी होती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब ये कैविटी होती है, अब कैविटी हो गई है यानी कि एसिडिटी, मुंह की एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एसिडिटी बढ़ गई है तो एसिड की क्रिया एसिड से करवाएंगे तो एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
पर एसिड की क्रिया एसिड से नहीं करवाई जाएगी, एसिड की क्रिया बेस से करवाएंगे तो एसिड कम हो जाएगा, और बेस से साथ अगर हम एसिड की क्रिया करवाएंगे तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, आपको रिलीफ हो जाएगा, आपकी कैविटी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि टूथपेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है, यानी कि वो आपका क्षार होता है। यहाँ पर देख लीजिए चींटी का डंक है, चींटी का डंक किसमें, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको आपका मेथेनॉइक एसिड भी कहते थे। बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। बिच्छूवटी नाम का एक पौधा था जिसमें पाया जाता था फॉर्मिक एसिड। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किसका था, आपका कार्बोनिक एसिड का, यानी कि आपके कार्बनिक एसिड का एग्जाम्पल था ये। और जब आपकी चींटी काटती है तो इस तरीके से कुछ उठ जाता है, कुछ उठ जाता है, यानी स्वेलिंग आ जाती है, और इससे रिलीफ पाने के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो भाई बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपका एंटासिड का एग्जाम्पल भी था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बेकिंग सोडा होता है, उसका अणु सूत्र होता है NaSCO3, इसका जलीय विलयन, यानी कि इसकी जलीय विलयन यानी H2O से क्रिया करवा दी तो यह आपका कैलामाइन सॉल्यूशन कहलाता है। यही चीज़ आपकी कैलामाइन सॉल्यूशन है, और जब आपकी क्रिया फॉर्मिक एसिड के साथ करवाई गई, ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का है ये, तभी आपका ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एंड सॉल्ट प्लस वाटर बनते आपको रिलीफ आ जाना है। अब केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक उर्वरक के बारे में भी देख लेते हैं। जब खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर अधिक यूज़ किया जाए तो वहाँ की जो सॉइल यानी मृदा होती है वो आपकी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, और ज़मीन को बंजर कर देती है। इसे ठीक करने के लिए बुझा हुआ चूना यानी कि स्लैग लाइम ऐड करेंगे और आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। अब भैया स्लैग लाइम क्या है, ये बुझा हुआ चूना क्या है, लाइम वाटर क्या है ये, तो बुझे हुए चूने को बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, घरों की रंगाई भी इसी चूने से की जाती है। अगर कोई पूछे कि घरों की रंगाई जिस चूने की सहायता से की जाती है तो वो भी आपका बुझा हुआ चूना होता है, स्लैग लाइम होता है। और स्लैग्ड लाइम और क्विक लाइम अलग अलग चीज़ हैं, ये भी आपको पता चलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने अभी बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका बुझा हुआ, अरे क्या हो रहा है, यहाँ पर लिख देती हूँ आपका हिंदी में भी, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना होता है ये। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बेसिक यानी कि क्षारीय नेचर का है, क्षारीय नेचर का है, तो ठीक है, क्षारीय नेचर का है तो क्या, तो जब आपकी मृदा यानी सॉइल में एसिड आ जाता है तो ये छिड़क देंगे तो एसिड प्लस बेस हो जाएगा और बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर नोट क्या किया गया है कि चूने को बोलते हैं आपका क्विक लाइम, जिसका सूत्र होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूना यानी कि स्लैग लाइम का जो अणु सूत्र होता है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है, उसको बोलते हैं आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि क्विक लाइम यानी कि सिर्फ चूने को आपके CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, ये है क्या चीज़, तो चूने का जलीय घोल ही आपका बुझा हुआ चूना है। चूने का जलीय घोल, चूना क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जलीय घोल यानी H2O के साथ क्रिया करवा दी, बन गया आपका बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, और इसी को लाइम वाटर बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, स्लैग लाइम बोलते हैं, व चूने का पानी भी बोलते हैं क्योंकि चूने का जलीय घोल है। जब CaO को जल में घोलते हैं तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो होता है खोलने लगता है, बॉयल होने लगता है। ये भी पढ़ लेते हैं। जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, जो वी फैक्ट्री से कचरा निकलता है, अपशिष्ट निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं बहुत सारे आपके, तो वो आपके फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं वो आपकी प्रवृत्ति से, नेचर से एसिडिक होते हैं, यानी कि वे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। एंड उनकी क्रिया आपको किससे करवानी चाहिए, बेस से करवानी चाहिए। अगेन सॉल्ट प्लस वाटर मिलते ही वहाँ पर भी आपको ठीक हो जाएगा। एंड चींटी के काटने पर
कैलामाइन सॉल्यूशन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड या जिसको मेथेनॉइक एसिड कहा जाता है वो पाया जाता है। कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है वो आपका क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। एसिड प्लस बेस होते ही सॉल्ट प्लस वाटर बनते ही आपका रिलीफ आपको हो जाना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर लिए हैं। और ये आपका हो गया, ये है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन ही आपका बेकिंग क्या था, हाँ बेकिंग सोडा ही था, पता नहीं क्या हो गया मुझे। बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वही आपका कैलामाइन सॉल्यूशन होता है। बेकिंग सोडा पानी में घोली कैलामाइन सॉल्यूशन है जो कि एसिड को सॉल्ट प्लस वाटर में चेंज कर देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में आ जाते हैं। जब किसी भी धातु से प्रक्रिया करता है, जब एसिड किसी भी धातु से प्रक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लवण यानी कि सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलती है। H2 गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब एसिड किसी भी धातु यानी कि मेटल से क्रिया करता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। जिंक मान लिया हमने एक धातु ले ली है Zn जिंक या उसको जस्ता भी बोलते हैं हिंदी में। इसकी क्रिया हमने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा दी। यहाँ पर बच गया ZnCl2 और ये सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया करवा दी। Zn जो कि आपकी एक मेटल है, ये एसिड है। एसिड की क्रिया किसी भी मेटल से करवाते हैं तो आपका बन जाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये एक सॉल्ट होता है और H2 आपका होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। धातु कार्बोनेट से प्रतिक्रिया यानी कि वो सिर्फ आपका मेटल था, ये आपका मेटल कार्बोनेट है। तो जब किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, जब कौन करता है, एसिड करता है, तो लवण प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, यानी कि HCl के साथ हमने एक कार्बोनेट की क्रिया करवा दी। धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आपकी क्या होती है, सोडियम आपकी मेटल होती है यानी कि धातु होती है। इसकी क्रिया हमने एसिड के साथ करवाई और एसिड किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कर रहा था तो वो आपका लवण बना रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बना रहा था। H2O यानी कि आपका जल बना रहा था। यहाँ पर बन गया NaCl जो कि आपका साधारण नमक है। साधारण नमक है, ऊपर भी इसके बारे में काफ़ी बताया था मैंने अभी। और यहाँ पर CO2 गैस यानी कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और जल भी आपका बन गया। अब यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसमें भी आपका सेम वही चीज़ रहने वाली है। एक तो आपका सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, एक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक H2O बनेगा यानी आपका जल बनेगा। जब किसी भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो ये सब कुछ बनता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी क्रिया करवाई NaSCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई है और क्या बना आपका, लवण बना, H2O जल बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब रिएक्शन विद धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, जब एसिड किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। आपको बात पता होनी चाहिए कि मेटल के ऑक्साइड, मेटल क्या है, Zn है, ऑक्साइड क्या हो गया, मेटल जिंक ऑक्साइड हो गया यानी ZnO हो गया। तो ये जब क्रिया करते हैं तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। और ये आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब यहाँ पर अगर आपने ऊपर की चीज़ों को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्ट प्लस वाटर एक्चुअली बना क्यों बना। थोड़ा सा सोचिए, कमेंट में आकर बताइए क्यों बना सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड ने किसी धातु ऑक्साइड के साथ, सारा कुछ ये है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। यहीं से आपको पता चल रहा है कि आपका सॉल्ट प्लस वाटर क्यों बना। तो मैं आपको बता देती हूँ, एसिड क्रिया कर रहा है, ठीक है, किसके साथ कर रहा है, मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ कर रहा है। इनका नेचर क्या है भाई, इनका नेचर क्षारीय है यानी एसिड क्षार के साथ क्रिया कर रहा है, एसिड बेस के साथ क्रिया कर रहा है। क्या बनेगा, लवण प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस H2O बनेगा। यही तो थी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण
अभिक्रिया, यही तो थी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड की बेस के साथ क्रिया कराने पर सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था। वहीं से आपको समझ में आ जाता है कि मेटल के ऑक्साइड अगर क्षारीय नेचर के हैं तो वहाँ पर एसिड और बेस की क्रिया हो रही है, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एसिड, यहाँ पे यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। HCl की क्रिया कॉपर ऑक्साइड यानी COO के साथ CuO के साथ करवा दी तो CuCl2 प्लस H2 ये आपका लवण होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिए। अब ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस यानी कि भस्म। पहली है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स, धातु से प्रतिक्रिया कर ली। बेस भी कर रहे हैं, बेस कर रहे हैं मेटल के साथ क्रिया। जिंक ले लिया, बेस एक ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीफ हो गई। ठीक है, Na2 रिलीज हो गई, ZnO2 ये होता है आपका सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बन गया, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई। यहाँ पर आ जाते हैं रिएक्शन विद एसिड के साथ। बेस ने एसिड के साथ क्रिया करी तो कुछ नहीं, ये तो आपका फिर से आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि एसिड और बेस क्रिया करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। यहाँ पर एक और बेस ले लिया, नया ले लिया, चलिए KOH ले लिया यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जिसने आपका एक एसिड यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करी, KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड और H2 के साथ बन गया ये। अब रिएक्शन विद अधातु ऑक्साइड, अधातुओं के साथ भी क्रिया कर रहा है, अधातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है। ठीक, कौन कर रहा है, बेस कर रहा है। बेस ने नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि अधातु के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया की तो सॉल्ट प्लस H2O बनेगा, यानी कि आपका लवण प्लस जल बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? अब यहाँ से आपको एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि जब बेस ने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया की तो सॉल्ट प्लस H2O बना। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पूछूंगी मैं इस जगह पर, यहाँ पर मैंने पूछा आपसे कि बेस ने क्रिया की किसी के साथ, X के साथ, बन गया आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस X की जगह पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो X की जगह पर क्या हो सकता है, कमेंट में आकर बताइए। थोड़ा सा सोचिए कि X की जगह पर क्या हो सकता है। बेस के साथ ऐसी कौन सी चीज क्रिया कर सकती है कि आपका सॉल्ट प्लस वाटर बन जाए? तो यही तो है वो जो ऊपर पड़ा था, यही तो है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, यही तो है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब भी बेस और एसिड आपकी क्रिया करेंगे आपका सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। यानी कि ये हमसे बोल रहा है कि हम बेस की क्रिया करवाएं अधातु ऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होना चाहिए, ये एसिड ही होगा, तभी तो सॉल्ट प्लस H2O बन रहा है यहाँ पर। इसीलिए नॉन मेटल ऑक्साइड के जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय होता है, जबकि धातु ऑक्साइड जो है वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये एक और चीज़ है, ये आपके सारे धातु ऑक्साइड हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे, क्योंकि सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ये सभी आपकी अधातुएं हैं। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लो, CO2 की क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, ये आपका है बेस और ये आपका है नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसकी क्रिया करवाई, बन गया लवण Na2CO3 और जल H2O। अब यहाँ पर आ जाते हैं इंडिकेटर। इस वीडियो के बाद, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर से एसिड, बेस एंड सॉल्ट की जितनी भी चीज़ें आ रही थी, जितनी भी चीज़ें आपके NCERT से 6, 7 एंड 8 की बन रही थी, ज़रूरत पड़ने पे 10th की बन रही थी, वो सारी मर्ज करके मैंने आपको यहाँ पर करवाई है। सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक वीडियो करने के बाद आपको इस चैप्टर से कुछ और कहीं से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ एक बार आगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर देख लेते हैं कि जब
ये सूचक इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिकेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका सूचक। सूचक एक रंजक यानी कि डाई होता है जो किसी एसिड, अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर अपना रंग बदल देता है और ये बता देता है कि ये अम्ल है या क्षार है। सूचक, सूचक से पता चल रहा है सूचना देने वाला। अम्ल, सूचक अम्ल तथा क्षार में भिन्न भिन्न रंग देता है। ये बताता है कि जिस पदार्थ का हम परीक्षण कर रहे हैं वे अम्ल है या क्षार है। इसी से आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये देखें, ये है आपका एक डायग्राम, छोटा सा प्यारा सा डायग्राम। और इसमें क्या बताया है मैंने ये बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि ये 3 लिक्विड हैं, 3 सॉल्यूशन है। इसमें हमें ये नहीं पता है कि इसमें एसिड है या बेस है या क्षार है, हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने ब्लू लिटमस डाला। ठीक है, ब्लू लिटमस डाला, पहले वाले सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस डाला तो पहला वाला सॉल्यूशन ने लिटमस पेपर को रेड कर दिया। कैसा कर दिया? रेड कर दिया। अब इससे हमें पता चला कि ये एसिड है। कैसे पता चला? क्योंकि एसिड जो थे वो आपके नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब हमने, चलो कोई बात नहीं, धोखे से हो गया, वैसे होगा नहीं धोखे से, लेकिन चलिए ठीक है, हमने इसमें डाला आपका रेड लिटमस पेपर। हमने ए में डाला रेड लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर है, इसने इसका रंग कर दिया, इसने इसका जो है रंग कर दिया, वो रेड कर दिया, मतलब रेड का रेड ही रहा। तो बताइए कि ये आपका कौन सा था, ये आपका क्या था? मतलब इसमें आपको कुछ नहीं पता चला, इसीलिए ये केवल आपके ब्लू लिटमस को रेड करता है एसिड। और अगर दूसरे सॉल्यूशन की बात की जाए तो वहाँ पर हमने डाला आपका रेड लिटमस। ठीक है, ये है रेड लिटमस, हमने जब डाला तो उसने उसको कर दिया ब्लू, ब्लू कर दिया इसने। तो ये आपका है, क्योंकि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर देता है, तो आपका वो बेस कर देता है। एंड यहाँ पर हमने दूसरी चीज़ देखी कि हमने तीसरे वाले सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस भी डाला और हमने रेड लिटमस भी डाला। दोनों कंडीशन में हमें कुछ नहीं मिला, यानी कि जैसा कलर था वैसा ही रहा, नो चेंज रहा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये उदासीन है, अर्थात यहाँ इस पर लवण हो सकता है। ठीक है, अब रंजक जो होते हैं वो आपके डाई होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक सूचक जिसको इंग्लिश में नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। कृत्रिम सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि जो अपनी स्मेल बदल कर, स्मेल चेंज करके ये बताते हैं कि ये एसिड है, बेस है या लवण है। सावर्तिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं आपका लिटमस है, हल्दी है, चाइना रोज जिसको गुलर कहते हैं। ये इसका जूस निकाल करके आपको ये पता चलता है, इसका इस्तेमाल करके हम इंडिकेटर में यूज़ करते हैं। लाल गोभी का भी आपका जूस निकाल के, लाल गोभी का असली रंग जो होता है वो पर्पल होता है, यानी बैगनी होता है। लिटमस ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक सहजीविता दिखाता है। दो के बीच में कौन दो हैं? वो एक महाशय हैं शैवाल और दूसरे हैं आपके कवक। शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविता दिखाता है लाइकेन, और लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस। हल्दी की अगर बात की जाए तो हल्दी का घोल जो होता है क्षार के साथ लाल रंग का हो जाता है, एसिड के साथ कुछ नहीं देता है, यानी कि वैसे का वैसे ही रहता है। और यहाँ पर रेड कैबेज यानी कि लाल गोभी की बात की जाए तो इसका ओरिजिनल कलर आपका पर्पल होता है। कैसा होता है? इसका ओरिजिनल कलर आपका पर्पल होता है। और लाल गोभी का रंग एसिड के साथ लाल हो जाता है। तो एसिड के साथ कैसा हो जाता है? एसिड के साथ आपका लाल हो जाता है, जबकि आपका बेस के साथ हरा हो जाता है। ठीक है, बेस के साथ कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। कृत्रिम से ही आपको पता चला होगा, जो प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी आप जानते ही होंगे, यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं थोड़ा बहुत। मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसका अपना असली रंग जो होता है वो आपका नारंगी होता है। नारंगी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है नारंगी? ये ले लेते हैं। इसका असली रंग जो होता है नारंगी तो नहीं लग रहा है, चलें कोई बात नहीं, आपको पता ही होगा। एसिड के साथ लाल हो जाती है आपका मिथाइल ऑरेंज, इन बेस के साथ पीला हो जाता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है,
कि मिथाइल ऑरेंज जो है उसका अपना रंग ऑरेंज होता है, ऑरेंज से ही पता लगा लेंगे आप। एसिड के साथ डालेंगे देन वो लाल हो जाएगा, बेस के साथ लगाएंगे पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई, पीला हो जाएगा। और फिनोफ्थेलीन कैसी होती है, तो वो कलरलेस होती है। फिनोफ्थेलीन आपकी कैसी होती है, कलरलेस होती है, यानी कि वो एक ऐसा द्रव्य होगा जो कि आपका द्रव होगा, या फिर द्रव भी बोल सकते हैं, जो कि आपका पानी के जैसा होगा, यानी कि लगभग आपकी पारदर्शी जैसी होगी आपकी फिनोफ्थेलीन। मैंने तो कभी नहीं देखी, ठीक है। अब ये एसिड के साथ जो होती है कलरलेस रहती है, यानी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन बेस के साथ गुलाबी हो जाएगी। क्या बात बोली, बेस के साथ आपकी गुलाबी हो जाएगी। पीएच स्केल के बारे में मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पर पीएच स्केल यानी कि 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, मतलब ना आपका एसिडिक होता है और ना आपका बेस होता है, सही है। 14, अगर 8 से लेकर के आप 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीय होगा, वो भी आपका 8 से लेकर के 14 पे जाने पर बढ़ेगा। 6 से लेकर के आप 0 की तरफ बढ़ेंगे तो आपका एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, जो कि आपका 6 से लेकर के 0 तक जाने पर अम्लीय प्रवृत्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। और 5 ज़्यादा अम्लीय होगा, 4 उससे ज़्यादा अम्लीय होगा, 3 उससे ज़्यादा, 2 उससे ज़्यादा, 1 उससे ज़्यादा, 0 उससे ज़्यादा, 7 आपका न्यूट्रल है। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लिख देती हूँ, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और इस तरीके से एक घंटी होगी उसको प्रेस कर दें। तब तक के लिए गुड बाय। बायोलॉजी की भी क्लास आपको पूरी मिल जाएगी। पहला जो चैप्टर था हमारा बायोलॉजी का वो था हमारा पाचन, उसकी भी मैराथन क्लास में बना दूंगी, एक ही क्लास में आपका सारा कवर हो जाएगा। वैसे आप वीडियो देखते चलें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए बाय।